ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग जो होती है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मर एक बहुत ही कॉमन डिवाइस है जिसका काम है किसी एक सर्किट से किसी दूसरे सर्किट में एसी पावर को या पावर को ट्रांसफर करना। अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब पावर को या वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो ये वोल्टेज के फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा अथवा घटा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर्स दो कैटेगरी के होते हैं। पावर ट्रांसफर करते वक्त या तो ये वोल्टेज को बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर मतलब पावर ट्रांसफरिंग डिवाइस हो गया। ये दो तरह का होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बात करें कि कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, तो ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। मैंने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की है। एक है हमारे पास स्टेप अप, एक है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा देता है। मतलब हम जितना इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं आउटपुट वोल्टेज उससे ज्यादा आ रहा है। और एक हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आप अगर गौर से देखें, एक हमारे पास है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। जब हम लोग अभी इसकी वर्किंग को समझ रहे होंगे तो बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आप नंबर ऑफ टर्न्स मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी अभी पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है, इनके आधार पर दोनों को कैटेगराइज करते हैं। अभी बस इतना समझिए, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का काम है आपने जितना वोल्टेज दिया उसको बढ़ाना। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह के ट्रांसफॉर्मर में जो हम लोग इनपुट वोल्टेज देते हैं, जो प्राइमरी के क्रॉस देते हैं, हम लोग इनपुट वोल्टेज हमारे ट्रांसफॉर्मर में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जहां हम लोग इनपुट देते हैं वो प्राइमरी, जहां आउटपुट आता है वो सेकेंडरी। तो यहां पर प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज देंगे, सेकेंडरी में अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो सेकेंडरी में वो वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब इस केस में सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज्यादा होगा। एक होता है हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यहां पर जो हम लोग वोल्टेज देंगे वोल्टेज सेकेंडरी में उससे कम आएगा, इनपुट वोल्टेज से कम वोल्टेज आउटपुट का आएगा। मतलब यहां पर जो Vp की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी और Vs मतलब सेकेंडरी के अक्रॉस या आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास मतलब आउटपुट का वोल्टेज कम आएगा, इनपुट का वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर पावर ट्रांसफरिंग डिवाइस दो टाइप का, स्टेप अप स्टेप डाउन, ये क्लियर हो गया। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, एक एक करके समझेंगे इसकी प्रिंसिपल को, कंस्ट्रक्शन को, वर्किंग को, सब कुछ को। अगर हम बात करें कि हमारा ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, ये कौन से सिद्धांत पे काम करता है। तो ट्रांसफॉर्मर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा कि जब कभी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। उसी चैप्टर में आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा होगा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। अगर किसी कॉइल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज करोगे तो उसके पड़ोसी या उसके सराउंडिंग कॉइल्स में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस फेनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, यहां पे हमारे पास दो कॉइल्स होते हैं। हम प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाते हैं एसी वोल्टेज से, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है, ये किस पे काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब एक कॉइल में फ्लक्स चेंज आने से उसके पड़ोसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना। अब अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं कुछ, जिससे हम लोग लेमिनेटेड आयरन कोर्स बनाते हैं, और उन आयरन कोर्स के ऊपर एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है और दूसरे साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। इन प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को, जो वाइंडिंग्स होते हैं, इनको इंसुलेट करके रखा जाता है कोर के मटेरियल से। यहां पर हम लोग कोर्स पर, लेमिनेटेड आयरन कोर्स हैं ये, इन पर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की वाइंडिंग्स बनाते हैं। यहां पर जो कोर्स है, इनका दो काम है, कोर्स का दो काम है। पहला काम, एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे कॉइल्स को। दूसरा काम कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्राइमरी का सेकेंडरी से एसोसिएट होना है, तो फ्लक्स उसमें भी ये मदद करेंगे, फ्लक्स भी एसोसिएट करवाने में ये मदद करेंगे। ठीक है, मतलब ये समझ में आ गया कि आयरन कोर है, एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरे तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम इसके वर्किंग को समझेंगे तो आइए थोड़ा समझते हैं। हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग्स है जिसमें हम लोगों ने मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है,
जहां पे हम लोग इनपुट देंगे, हम क्या करने वाले हैं, प्राइमरी वाइंडिंग्स में इनपुट देने वाले हैं, इनपुट एसी वोल्टेज देने वाले हैं, और सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेने वाले हैं। सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज आउटपुट आएगा, जिसमें भी उस वोल्टेज का यूज करना, उसको लाके यहां पैरेलल में जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये उस वोल्टेज पर ऑपरेट करने लग जाएगा। अभी अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स के अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स एनपी है, सेकेंडरी कॉइल्स के अंदर में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। हम ये जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, और पड़ोस में अगर कोई कॉइल है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं आप प्राइमरी कॉइल में, तो एसी वोल्टेज तो बढ़ता घटता रहता है, तो करंट भी बढ़ेगा घटेगा, तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का दो असर होगा। पहला असर तो ये होगा कि प्राइमरी कॉइल के अंदर खुद के अंदर बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। जब किसी कॉइल के वोल्टेज को चेंज करोगे ना आप, करंट को बढ़ाओगे घटाओगे, उस कारण से उसमें वोल्टेज डेवलप हो जाता है, जिसको बैक ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और सेकेंडरी कॉइल के अंदर में तो करेगा ही म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेना से। आपको अगर मालूम हो, अगर आपको मालूम हो कि ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा होगा सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, फैराडे साहब के सेकेंड लॉ में, कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ये होता है माइनस एन, एक्चुअली ये होता है डी फाई बाई डी टी, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो तो फिर नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप सेकेंडरी का ले रहे हैं तो एस इज इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाई डी टी, प्राइमरी का ले रहे हैं तो माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। अब चूंकि प्राइमरी के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने इनपुट दिया था वीपी, वो और इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ लगभग बराबर होगा, क्योंकि हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स में इनके रेसिस्टेंस को जीरो लेकर के चलते हैं, और रेसिस्टेंस जीरो है, और साथ ही साथ सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी कॉइल में भी ये नॉर्मली ओपन सर्किट में होता है, इससे हम लोग करंट लगभग नहीं ही निकाल रहे होते हैं। तो उस केस में सेकेंडरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका वोल्टेज, प्राइमरी का इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसका वोल्टेज दोनों बराबर होगा। मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्राइमरी का वोल्टेज माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी, सेकेंडरी का वोल्टेज माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया जाए, अगर हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फिर 2 बाई 1, तो Vs बाई Vp जो अपने पास आ जाएगा, हमने इसको ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड किया तो n, देखिए आप माइनस माइनस कैंसिल हुआ, डी फाई, चूंकि इसी का फ्लक्स प्राइमरी का ही फ्लक्स प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी एसोसिएट हो रहा है, तो फ्लक्स भी दोनों में सेम है, तो डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा एन एस अपॉन में एन पी। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं भाई साहब, ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है, ये है वोल्टेज इक्वेशन या ईएमएफ इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, हम लोग तो खैर अभी आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स में जितना आप इनपुट वोल्टेज नहीं पावर दोगे, उतना ही आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं आउटपुट पावर आएगा। वोल्टेज दोनों में अलग अलग आएगा, या तो बढ़ के आएगा या तो घट के आएगा, उसी पर हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कहेंगे। लेकिन अगर पावर की बात करेंगे तो जितना पावर इनपुट दोगे उतना पावर आउटपुट आएगा। ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर का प्रॉपर्टी है। खैर अभी हम लोग इस पे नहीं आएंगे। अभी अगर हमसे कोई ये पूछे, क्योंकि सेकेंडरी में ये तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी वाले में प्राइमरी के बराबर का वोल्टेज नहीं आएगा, या तो स्टेप अप होके आएगा या तो स्टेप डाउन होके आएगा। तो सेकेंडरी के वोल्टेज को कैसे दिखाओगे? सिंपल है, वीपी को इधर लेके चले जाओ, तो आपके पास जो वीएस हो जाएगा ये हो जाएगा एन एस बाई एन पी इंटू वीपी, एन एस बाई एन पी इंटू वीपी। ये आपके पास सेकेंडरी के अक्रॉस का वोल्टेज निकल गया कि अगर प्राइमरी का वोल्टेज मालूम है तो सेकेंडरी का वोल्टेज ऐसे निकाल लेंगे। यहां तक की चीजें क्लियर है, अब समझो। अब यहां से अगर हम कुछ चमका कॉन्सेप्ट देख लें, ठीक है, अगर हम यहां पर एक चमका कॉन्सेप्ट देख लें, जरा समझिएगा, आप लोग समझिएगा कि अगर 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 सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो गया प्राइमरी कॉइल से, मतलब सेकेंडरी कॉइल में आउटपुट वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, एनएस अगर ग्रेटर देन एनपी है तो एनएस बाई एनपी ग्रेटर देन 1 होगा। देखिए ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से ज्यादा है, एनएस बाई एनपी 1 से बड़ा होगा।
ये NS बाई NP किसके बराबर है? VS बाई VP के बराबर है। मतलब VS बाई VP 1 से बड़ा होगा, मतलब VS VP से बड़ा होगा। उसको उधर लेके चले जाए तो मतलब जब जब हमारे पास सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज यानी सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा होगी और प्राइमरी की वोल्टेज कम होगी। तो इस केस में अगर NS NP से बड़ा है तो ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया? ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये कैसा ट्रांसफॉर्मर हो गया दोस्त? ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, आप देखिए जब हम लोग यहां पर स्टेप अप स्टेप डाउन वाला देख रहे थे तो यहां पर भी इस चीज को दिखाने की कोशिश की गई है। स्टेप अप वाले में नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है वो ज्यादा है प्राइमरी से, और इसीलिए सेकेंडरी का वोल्टेज भी प्राइमरी से ज्यादा है। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा स्टेप डाउन में। यहां पर आप देखिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, मतलब NS NP से छोटा है तो VS VP से छोटा होगा। ठीक है, इस चीज को अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहां पर भी देख लेते हैं एक बार। ये तो अगर NS ग्रेटर देन NP का सिचुएशन था तब का हम लोगों ने देखा। अब अगर मान लीजिए भाई साहब कि आपका NS NP से छोटा है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से कम है, उस केस में क्या होगा? इस केस में आपका NS बट्टा NP 1 से छोटा होगा। NS बाई NP किसके बराबर आया दोस्त? NS बाई NP VS बाई VP के बराबर आया। मतलब आपका VS बाई VP 1 से छोटा, मतलब आपका VS VP से छोटा आ गया, मतलब आपका VS VP से छोटा आ गया। अब इत्मीनान फरमाइए, आपके सेकेंडरी का वोल्टेज यानी आउटपुट का वोल्टेज कम आ गया इनपुट के वोल्टेज से, मतलब ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हो गया? ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो आपने देख लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स के आधार पर आप स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स डिसाइड कर सकते हो। अगर सेकेंडरी वाले में, अगर आउटपुट वाले में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर कम है तो ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर है? यहां तक में कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा परेशानी नहीं है। अब अगर आगे चलें, अगर हम समझें कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी क्या होती है, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ रहे हैं जहां पे इनपुट पावर और आउटपुट पावर सीधे बराबर होता है, तो सीधे 1 के बराबर आएगा, यानी 100% एफिशिएंट होगा। लेकिन सारे ट्रांसफॉर्मर्स जो प्रैक्टिकल होते हैं उनमें वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स तो होते नहीं है, उनमें पक्का है कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। वैसे तो मैं एनर्जी लॉस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा और समझाऊंगा एनर्जी लॉसेस को। अभी हम लोग को सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल समझना था, लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि एक ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारे कारण से एनर्जी का लॉस हो सकता है। अगर अगर प्राइमरी का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से नहीं एसोसिएट हुआ, फ्लक्स लीक कर गया, तो उस केस में एनर्जी का लॉस हो सकता है। अगर आपके हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मर्स एज्यूम किया है इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के रेसिस्टेंस को नगण्य या नेग्लिजिबल लेकर के हम लोग चले हैं, बहुत कम लेकर के चले हैं, लेकिन अगर वाइंडिंग्स की रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो वहां पर भी एनर्जी लॉस हो सकता है। ईडी करेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने से ईडी करेंट्स का फॉर्मेशन होगा कोर्स में, जिसके कारण भी आपका एनर्जी का लॉस हो सकता है। कोर्स में हिस्टेरेसिस के कारण भी एनर्जी का लॉस हो सकता है। वैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स के एनर्जी लॉसेस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल ही हमें समझना था, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लिखना भी वहीं तक होता है। चूंकि ये जुड़ा हुआ टॉपिक था तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि सारे ट्रांसफॉर्मर में जितना पावर इनपुट देंगे उतना पावर आउटपुट नहीं आएगा। तो फिर यहां पर हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, कितना परसेंट पावर आउटपुट आएगा, और एफिशिएंसी का मतलब होता है रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। मतलब अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहें तो ये होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, अगर आपको पावर का फॉर्मूला याद हो तो आपको बता दूं कि इनपुट पावर जो होगा आपका ये होगा वी आई इंटू वीपी इंटू आईपी, मतलब प्राइमरी का वोल्टेज इंटू प्राइमरी का करंट। पावर बराबर तो यही होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। और आपका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट पावर ये क्या आएगा? वी एस इंटू कितना? आई एस, वी एस इंटू आई एस। तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को ऐसे लिख सकते हैं वी एस आई एस बाई वी पी, सॉरी वी एस आई एस बाई
वीपी इंटू आईपी। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो एफिशिएंसी को। याद रख लेना, भूल मत जाना कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स, अगर हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें, अभी तक हम लोग आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स में जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी 1 होगा, और परसेंटेज में जो है ये 100% एफिशिएंट होगा। मतलब आपका इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर होगा, मतलब आउटपुट पावर VSIS बराबर हो जाएगा VPIP पर। और इसी के आधार पर मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त एक चीज ध्यान में रख लेना। क्या ध्यान में रख लोगे? ये ध्यान में रख लेना, अगर आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है मतलब आउटपुट पावर इनपुट पावर बराबर होगा सर जी। मतलब VS इंटू IS, गुरु जी VS इंटू IS इसको बराबर कर देंगे VP इंटू IP के। तो यहां से अगर आपको सेकेंडरी का करंट निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो VP बाई VS इंटू IP। मैं आपको यहां पर एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि VP बाई VS को अगर NP और NS के टर्म में हम NP और NS के टर्म में अगर हम लिख दें तो सेकेंडरी कॉइल के करंट का फॉर्मूला क्या आएगा आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। इस चीज को आपको कमेंट करके बताना है, आप सॉल्व करके कमेंट करके बताना ये कितना आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में देख लिया, ट्रांसफॉर्मर्स की कंस्ट्रक्शन वर्किंग को देख ली। एप्लीकेशन पर और एनर्जी लॉसेस पर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी अगर मोटा मोटी तौर पर एक बार आपके सामने पिक्चर क्लियर कर दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मर्स का जो यूज होता है एसी सर्किट में वोल्टेज को इंक्रीज अगर डिक्रीज करना हो तो उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। किसी सर्किट में अगर डीसी के फ्लो को रोकना हो तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूज हैं। आप अगर ट्रांसफॉर्मर्स के यूज की बात करें तो इंडक्शन फर्नेसेस में इसका यूज होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में एसी ट्रांसमिशन में भी इसका यूज होता है। इसको फिलहाल के लिए पढ़ लें, इस पर सेपरेटली अलग से वीडियो आएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में बेसिक पढ़ा। आपको कमेंट करके बताना है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल के अंदर के करंट को प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।